इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं, सरमायाकार, उनको एक ही सवाल ज़्यादा बॉदर कर रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स आई थी पिछले अरसे में, आपने देखा होगा कि जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कुछ जो टैक्स एग्जेम्पशंस थी स्टॉक मार्केट को, उसको हटाने की बात की जा रही है। आपसे क्या इस पे मशावरत की जा रही है और आपकी इस पे क्या इन्फॉर्मेशन है? थोड़ी हमारी जो है मालूमात में इजाफा करें, क्या ऐसा होने जा रहा है? पहले जो था लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज के टैक्स रेट्स में फ़र्क होता था ताकि कंपनीज इनकरेज हुए लिस्ट होने के लिए। अम, फिर कोई 2001-2002 में इसको चेंज कर सिर्फ पहले 4 साल के लिए एक टैक्स क्रेडिट रखा गया था, जो कि एक बहुत थोड़ा अमाउंट था। मगर 4 साल के लिए एक कंपनी को एडवांटेज था, क्योंकि एक कंपनी जब लिस्ट होने आती है तो उसके काफ़ी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाकी चीज़ों के लिए ख़र्चा करना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा इंसेंटिव था कि कंपनीज लिस्ट होने आए। मगर इन अमेंडमेंट्स में गवर्नमेंट ने ये थोड़ा सा जो इंसेंटिव था उसको भी ख़त्म कर दिया। इस छोटे से इंसेंटिव की कॉस्ट कुछ भी नहीं है, मगर इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टॉक मार्केट को भी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी, पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू को भी। और हमारी हमेशा यही रही है एफबीआर और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कि देखें, जितना हम लोगों को इनक्रेज करेंगे कि वो मार्केट में आए, उतना आपकी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो प्रोबेबली मुल्क का सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। तो सर, इस पे कोई नज़रसानी की गुंजाइश है या फिर ये होने जा रहा है? और दूसरा, क्या म्यूचुअल फंड्स पे जो एग्जाम्पशंस थी वो भी हट रही हैं, और रीट स्कीम्स पे वो जो थी एग्जाम्पशन वो भी हट रही हैं, या सिर्फ इसी की बात हो रही है न्यू लिस्टिंग्स की? ये म्यूचुअल फंड्स का जो में भी कुछ चेंजेस वो प्रपोज कर रहे हैं, और रीट्स में भी जिस तरह आपने कहा किया है। दूसरी जो बहुत बड़ा चेंज किया है, जो कि अगेन हमारे ख्याल में डॉक्यूमेंटेशन और लार्ज कंपनीज़ की और लिस्टेड कंपनीज़ की ग्रोथ के लिए नेगेटिव है, जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड ग्रुप रिलीफ जो होती थी उसको ख़त्म कर दिया है। पूरी दुनिया में ट्रेंड ये है कि डिविडेंड्स के ऊपर भी टैक्स जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स डबल टैक्सेशन होती है, क्योंकि डिविडेंड पे ही होते हैं सिर्फ टैक्सेबल इनकम से। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने जो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था कुछ साल पहले कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड ग्रुप रिलीफ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, उसको ख़त्म करने का प्रपोज़ल है। तो हमने जो टिक्का भी किया और लिखा भी है एफबीआर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, रिक्वेस्ट यही है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ महीने पहले एक टैक्सेशन कमेटी सेटअप की थी कैपिटल मार्केट्स के लिए एफबीआर के साथ, कि इन इश्यूज़ को प्रॉपर्ली उनमें कंसिडर डिबेट किया जाए, सारे स्टेक होल्डर्स की इनपुट ली जाए, और फिर एक पूरी पिक्चर को समझकर फिर ज़ाहिर है एफबीआर जो भी डिसीजन ले, वो डिसीजन दे विल टेक इन देयर विजडम। मगर एटलीस्ट सब स्टेक होल्डर्स की इनपुट और डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस तरह के चेंजेस हैव अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। और नज़र ये आ रहा है कि फोकस शिफ्ट हो रहा है प्राइस स्टेबिलिटी की तरफ, और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे, और जिससे लग ये रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट नीचे तो नहीं आने। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए तो डबल नेगेटिव नहीं हो जाएगा? जो मैंने बात की ये तो नई लिस्टेड कंपनीज के लिए है। कंपनीज या कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह में कोई चेंज नहीं है, हालांकि वो भी हमारी सबमिशन रही है हर साल एफबीआर को कि कैपिटल गेन्स टैक्स का भी रेट जो है वो रीजन से ज़्यादा ऊंचा है। और जिस तरह पहले था जब कैपिटल गेन्स टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स को टैक्स रेट कम लगता है या बिल्कुल नहीं लगता, उसी तरीके से वापस कैपिटल गेन्स टैक्स को होना चाहिए। होता है इंटरेस्ट रेट्स ज़ाहिर अगर ऊपर जाते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और जो आपकी रिटर्न फ्रॉम द मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। मगर मेरे ख्याल में कि अभी जो थर्ड वेव आ रही है, और लास्ट टाइम भी हमने देखा, कल स्टेट बैंक गवर्नर आए हुए भी थे स्टॉक मार्केट में, और उन्होंने बहुत क्लियरली शेयर किया कि जो हमारे एलएसएम के नंबर्स हैं, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स हैं, वो सब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने हाईलाइट की कि ये थर्ड वेव जो एंटर कर रहे हैं, वो इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फुट में एंटर कर रही है कंपेयर टू जो इकॉनमी की हालत थी जब हम फर्स्ट वेव में गए थे। सर, मार्केट को देखें, स्पेशली आज की बात कर लूँ, कल की बहुत वॉलेटाइल है, लग ये रहा है प्रेशर में है वो। अगर इतने इंडिकेटर्स अच्छे भी हैं तो हम तो प्राइस इन करते हैं और मार्केट तो पहले से रिएक्ट करती है। या तो क्या ये बजट का असर है कि बजट तक लोग अनसर्टन है? लग नहीं रहा कि इन्वेस्टर को वो कॉन्फिडेंस मिल पा रहा है इन इन इंडिकेटर्स के बावजूद भी, जो सेंट्रल बैंक गवर्नर साहब बता रहे हैं।
स्टॉक मार्केट को आप एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते की परफॉर्मेंस के ऊपर जज नहीं कर सकते। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे आपके व्यूअर्स से भी ये कहूँगा, और मैं हर बार ये कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अम, आप सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप पूरी दुनिया की मार्केट्स को देखें। पूरी दुनिया की मार्केट्स वॉलेटाइल हुई हुई हैं। वॉलेटिलिटी, जब मार्केट्स इतनी ऊपर जाती हैं तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। हमारी मार्केट ऑलमोस्ट 60% ऊपर गई है पिछले 1 साल में। तो जब इतनी मार्केट ऊपर जाए तो थोड़ी वॉलेटिलिटी तो एक्सपेक्टेड है। और जिस तरह आपने कहा कि लोग देख रहे हैं कि बजट में क्या आता है, इंटरेस्ट रेट्स की डायरेक्शन क्या होती है, ये सब चीज़ें सोचने की होती हैं, क्योंकि ये मार्केट को और बिजनेसेस को इम्पैक्ट करती हैं। कुछ अरसे पहले से हम ये खबरें सुन रहे थे, जब स्पेशली चाइनीज कंसोर्शियम ने स्टेक्स लिए पीएसएक्स के अंदर, तो बात चल रही थी एक नया सिस्टम आएगा, ट्रेडिंग सिस्टम, जिसमें क्रॉस लिस्टिंग अलाउ की जाएगी, एक्सेस को डीप किया जाएगा। शायद तासुर था कि पाकिस्तानी जो है वो चाइनीज कंपनी में इन्वेस्ट कर सकेंगे, चाइनीज कैपिटल हमारी इक्विटी मार्केट में आएगा। उस पर सर क्या अपडेट है, क्या कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सिस्टम आ रहा है? और अगर आप थोड़ा सा मजीद बता सकें कि ये किस तरह डिफरेंट होगा मौजूदा सिस्टम से। देखिए, जो नया सिस्टम है वो अभी इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। उसके 2 पार्ट्स थे, सर्वेलेंस सिस्टम और ट्रेडिंग सिस्टम। जो फर्स्ट फेज़ है सर्वेलेंस सिस्टम का, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। और जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो इंशाल्लाह मिडल ऑफ 2021 से पहले गो लाइव हो जाएगा। और उसके बाद सर्वेलेंस सिस्टम का एक और वर्जन आएगा, वो भी उसके थोड़ी देर के बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और उससे जो हमारे सिस्टम की रोबस्टनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, जो एबिलिटी है सर्वेलेंस करने की, वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, जो कि इस वक्त इस सिस्टम में नहीं है। उसमें नए प्रोडक्ट्स लाने की कैपेबिलिटी होएगी, जिस तरह ऑप्शंस हो गई, सिंगल स्टॉक ऑप्शन हो गए, इंडेक्स ऑप्शंस हो गई, जो ये करंट सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता, वो सब इसके अंदर अवेलेबल होंगी नए सिस्टम में। इसके अलावा और क्या नई प्रोडक्ट्स हम एक्सपेक्ट करें जो पाइपलाइन में है? अगर कुछ आप बता सकें, इस स्टेज पर हैं जो आप अनाउंस कर सकें। हमारा जो फ्यूचर्स के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बेसिक हैं। अभी तक सिर्फ 30 डे फ्यूचर्स हैं। पूरी दुनिया में 30 डे फ्यूचर्स नहीं, जनरली एटलीस्ट 90 डे फ्यूचर्स होते हैं। हमने एससीसीपी के साथ डिस्कशन के बाद उनको प्रपोजल दिया हुआ है, एंड आई होप कि एससीसीपी से हमें जल्द उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा कि 90 डे फ्यूचर्स जो है इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में। हमने ईटीएफ्स लॉन्च किए हैं अभी। अब जब भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें ये भी ज़रूरी है कि जो ब्रोकर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी उनको समझें। देखिए, अभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हमारी मार्केट में नहीं है। डेट मार्केट की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी। और जब कल गवर्नर साहब आए हुए थे, दैट इज़ अनदर वन मेजर एरिया जिस पे हम बैंकिंग सेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, कि कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज में भी गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ ट्रेड हों, ताकि वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और रिटेल इन्वेस्टर्स को भी वो अवेलेबल हों। और ये नए सिस्टम में डेट और बॉन्ड्स की ट्रेडिंग भी उसी तरह आसान होगी जिस तरह एक्विटीज़ की ट्रेडिंग है। ये हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और इससे अगर आप बहुत ही सादा अल्फाज में समझा सकें, जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो पीआईबी हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए, उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे? थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझा सकें। पहला स्टेप उसमें स्टेट बैंक ने ऑलरेडी कल ले लिया था, जो उन्होंने प्राइमरी डीलर्स को की रेगुलेशंस को चेंज किया है, और जो एनसीसीपी और सीडीसी को भी प्राइमरी डीलर बनने की इजाज़त दे दी है। उसके अंदर उन्होंने ब्रोकरेज हाउसेस को भी प्राइमरी डीलर बनने की इजाज़त दे दी है। और उससे यही एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, हम यही अचीव करना चाहते हैं, बहुत ही आसान उसके अंदर, कि आप अपने घर पे बैठकर अपना ऑनलाइन या अपने फ़ोन से अपने ब्रोकर को कॉल कर कर ट्रेजरी बिल, सुकूक, पीआईबी कुछ भी ख़रीद या बेच सकें आप। सर, आपने इन्वेस्टर्स बेस को ग्रो करने की बात की, आपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का भी जिक्र किया, लेकिन दिखने में ये आया कि काफ़ी अरसे से जो इन्वेस्टर बेस है स्टॉक मार्केट का, वो ऐसा लग रहा है स्टैग्नेंट है, वो 1.5-2 लाख हैं, उससे बढ़ नहीं रहा है। देखिए जी, आपके प्लेटफॉर्म से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने ट्रैक होल्डर्स और ब्रोकर्स से भी, क्योंकि हमने बहुत 3-4 जो हमने टच अपॉन किया इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, केवाईसी शेयरिंग, बैंक्स और ब्रोकरेज हाउसेस के दरमियान अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को हमने 15-16 पेजेस से कम कर कर 2-3 पेजेस पे ले आए, बहुत सिंप्लीफाई किया है। ये सब स्टेप्स इसीलिए लिए हैं कि लोगों के लिए आसानी होए स्टॉक मार्केट में अकाउंट्स खोलना।
अब अकाउंट जो है वो एक ब्रोकरेज हाउस के साथ खुलता है, पीएसएक्स के साथ नहीं खुलता। तो ब्रोकर्स के लिए ज़रूरी है कि वो भी जाके मार्केटिंग करें। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि म्यूचुअल फंड्स में भी 2-3 लाख नए इन्वेस्टर्स आए हैं पिछले कुछ सालों में, तो वो भी कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टर्स ही हैं। तो हमने अच्छी ग्रोथ देखी है, मगर अभी बहुत और ग्रोथ का पोटेंशियल है इसमें। मगर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, आपने कहा कि लोग पिरामिड स्कीम के में इतना चले जाते हैं और उसमें पैसा भी लूज़ करते हैं। तो देखिए, इजी मनी तो दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं होती। आपको, और स्टॉक मार्केट के अंदर भी मैं हमेशा यही लोगों को कहता हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि आप लॉन्ग टर्म व्यू से आएँ। आपका जो रिस्क कैपिटल है, अगर आप 100 रुपये हैं आपके पास अपनी सेविंग्स के, आप उसको पहले सोचें कि उसमें से कितना अमाउंट से आप रिस्क ले सकते हैं कि मैं 5-6 साल के लिए, 10 साल के लिए उसको इन्वेस्ट करूं। क्योंकि मार्केट्स ऊपर भी जाती हैं, मार्केट्स नीचे भी जाती हैं। तो आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं कि मैंने इतना जो है वो सेफ बैंक डिपॉजिट में रखना है, 20%, 50%, 40% मैं रिस्क ले सकता हूँ और मैं उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, बाकी मैं बॉन्ड्स में डालूँगा। तो इस तरीके से आपको सोच के करना होता है। और लोग कहते हैं कि भाई टिप दे दो, क्या चीज़ आ रही है ऊपर उसमें मैं कर दूं। जब भी आप टिप्स के ऊपर चलेंगे, आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई मेरे पास 1 महीने के लिए, लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे पास 3 महीने के लिए पैसे हैं, कौन सा शेयर खरीदूं। और मैं सिर्फ कहता हूँ कि जी 3 महीने के व्यू से हो सकता है आपके 3 महीने में पैसे बन जाए, हो सकता है 3 महीने में मार्केट डाउन हुए। आप एंटर तो अपनी चॉइस पे कर सकते हैं, एग्जिट मार्केट की चॉइस पे कर सकते हैं आप। जब हम मार्केट को एक्सपैंड करने की बात करते हैं न्यू लिस्टिंग की, तो आपने देखा होगा, अभी खबरों में भी आया है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइन बेस, उसकी लिस्टिंग होने जा रही है और पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की लिस्टिंग हो रही है। क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेसिकली क्या व्यू पॉइंट है और क्या फ्यूचर में कुछ तरह के प्रोडक्ट्स हम अपनी मार्केट में भी देख सकते हैं? देखिए, क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल इस वक्त जो है कटिंग एज भी नहीं, अभी तो एज पे भी नहीं पहुंचा। पाकिस्तान में नहीं, किसी भी दुनिया के रेगुलेटर ने उसको जो है प्रॉपरली अप्रूव नहीं किया एज एन इन्वेस्टेबल एसेट। इनफैक्ट यूके में तो रिसेंटली उनका जो एफसीए हैं, दे उन्होंने स्टेटमेंट्स दी पॉजिटिवली सेइंग कि ये इन्वेस्टर्स, ख़ासतौर पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए अप्रोप्रिएट एसेट नहीं है। तो हो सकता है ओवर टाइम ये बन जाए। पहले तो क्रिप्टो करेंसीज, स्टेट बैंक ने, गवर्नर साहब ने भी कल कहा कि हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाएं। अगर क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो शुरू होती हैं पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली उनको हमारे कमोडिटीज़ एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में भी उनको वो ट्रेड करेंगे। मगर आई थिंक हमें बहुत सारी और चीज़ें करनी है क्रिप्टो करेंसी से पहले। स्टॉक मार्केट में जो छोटा इन्वेस्टर है, वो कहता है जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग भी बड़ी एफर्ट करते हैं अवेयरनेस के लिए, हम लोग भी कर रहे हैं, बट जब इन्वेस्टर जाता है तो अक्सर जो है वो पैसा लूज कर लेता है। लॉन्ग टर्म वाली बात अपनी जगह आपकी सही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि थोड़ा शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लें या डे ट्रेडिंग भी करें। उनके खदशात हैं कि कुछ सर्टन प्लेयर्स हैं मार्केट में जो खेलते हैं मार्केट से, उनके पास इकोनॉमिक मसल है, फाइनेंशियल मसल है। तो जैसे अभी 40-50 अरब का लिवरेज ट्रेड भी देखने में आया है। तो क्या कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि ये इतना ज़्यादा ना हो जाए कि स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाए, स्पेशली जब प्रेशर में मार्केट आती है, तो ये लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर करते हैं तो मार्केट बहुत वोलेटाइल हो जाती है। इसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंस है कि इसका नेगेटिव यूज़ ना हो और स्मॉल इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन ज़रा बढ़ जाए? देखिए, आप ये अच्छा सवाल है। मगर मैं वही कहूँगा और एम्फसाइज़ करूँगा जो मैं पहले कह रहा था कि देखिए, अगर मुझे तो कोई फॉर्मूला नहीं पता 30 साल की टाइम स्पेंड करने का ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में, कि आप कैसे कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करके जल्दी से गेन बना लें। उसके लिए इसलिए लोग पिरामिड स्कीम में जाते हैं। आपको इन्वेस्ट तो करना ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप अंडरस्टैंड करें कि उसकी रिस्क क्या है। शायद आपकी लक हो जाए, शायद आप कोई बहुत ही रेयर इंडिविजुअल हुए जो कि बहुत एक टैलेंटेड ट्रेडर होता है, जो कि जल्दी से गेन बना सकता है। तो दैट इज़ पॉसिबल, और कुछ होते हैं ऐसे लोग। मगर मेजॉरिटी जो मॉडल्स हैं, ऑर्डिनरी मॉडल, वो नहीं ये चीज़ कर सकते। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कि मुझे 3 महीने के लिए पैसे लगाने हैं, जल्दी से मैं ट्रेड करके निकल जाऊं, अगर आपकी किस्मत हुई तो आपके बन जाएंगे पैसे। मगर ज़्यादातर, जिस तरह आपने कहा, आप लॉस लेकर ही जाएंगे। मगर उसमें मार्केट की गलती नहीं है, उसमें आपकी अप्रोच की गलती है।
और ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने प्लेटफॉर्म से भी लोगों को ये समझाएं। और पूरी दुनिया में लोग ट्रेड करते हैं। अभी आपने देखा जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो एक फैमिली ऑफिस का ब्लो अप हुआ, उसके अंदर गोल्डमन सैक्स ने ट्रेड की, वो विदाउट लॉस निकल गया। मॉर्गन स्टैनली भी थोड़े से लॉस से निकल गया। क्रेडिट स्विस का 5-6 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया उसी में, सेम उसके अंदर। तो वो किस स्पीड से किसने रिएक्ट किया, क्या काम किया। मगर मार्केट थोड़ी नीचे गई, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे, मार्केट वापस रिकवर कर कर अपनी हाइट्स पर आ गई है। जो आप ये सवाल पूछते हैं, जिस तरह मैंने कहा मुझसे भी सवाल पूछा जाता है ये बार बार, मैं यही कहूँगा कि आप अच्छी चीज़ों में सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। अगर खुद नॉलेज नहीं है तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। मगर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्रेड करें, व्हाई नॉट। मगर उसके अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी रिस्क क्या है। पैसा क्या है स्टॉक मार्केट में भी आ रहा है, स्पेशली रोशन डिजिटल अकाउंट में हमें पता चला है $800 मिलियन तक पाकिस्तानियों ने भेजे हैं। उसका कुछ जी, हिस्सा जो है स्टॉक इक्विटी मार्केट में भी आया, या सारा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में चला गया, या फिर जस्ट मार्केट में भी लाइंग आया देयर है, आइडल? थोड़ा आया है अभी। तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1.5 बिलियन रुपए के करीब आया है अभी। तो छोटा अमाउंट है कंपेयर टू जो पूरा अमाउंट आया है रोशन डिजिटल में। मगर आई थिंक उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो मार्केट जो है देखें, इंटरनेशनल फॉरेन सेलिंग पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट में हुई है पिछले कुछ सालों में, और लास्ट ईयर में भी नेट सेलिंग रही है। हालांकि कुछ महीनों में बाइंग भी हुई है, मगर ओवर द ईयर नेट सेलिंग हुई है। मगर मेरे ख्याल में कि ये जो है शोज़ यू कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है, एक ज़माना ऐसा था कि अगर ज़रा सी भी फॉरेन सेलिंग आ जाती थी तो मार्केट एकदम टूट जाती थी। मगर अब डिस्पाइट कंसिस्टेंट सेलिंग के मार्केट ऊपर गई है, लोकल लिक्विडिटी है, लोकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए और मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए अच्छी बात है। पाकिस्तान की मार्केट 1991 से फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खुली थी। बहुत सालों में इनफ्लोज आए हैं, बहुत सालों में आउटफ्लोज गए हैं। मगर इस बार जो है आउटफ्लोज के बावजूद मार्केट की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है, और मार्केट ने वो सारी फॉरेन सेलिंग को कामयाबी से अब्जॉर्ब किया। रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ बढ़ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और इसके अंदर हमने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। एक तो जिस तरह आरडीए के साथ हुआ है कि अब बैंक अकाउंट के जब आप खोलें तो उसके साथ ही आप ब्रोकरेज अकाउंट भी खोल सकते हैं। और पहली दफ़ा पाकिस्तान में बैंक्स और ब्रोकरेज हाउस के दरमियान केवाईसी की इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। एंड आई एम थैंकफुल टू द सेंट्रल बैंक के और एससीसीपी के, उन्होंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये चीज़ अलाउ की, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि बहुत जो हमारे करना अकाउंट ओपनिंग काफ़ी मुश्किल, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और काफ़ी टीडियस काम हो जाता था फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। यही चीज़ अब हमने स्टेट बैंक के साथ जो है प्रपोज़ल दिया है, और कल जब गवर्नर साहब आए तो उन्होंने भी अनाउंस किया कि इन प्रिंसिपल ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई है कि लोकल अकाउंट होल्डर्स भी इसी तरह अपनी केवाईसी शेयर कर सकें ब्रोकरेज हाउसेस के साथ, ताकि लोकल अकाउंट होल्डर्स के लिए भी उसी तरह आसानी से अकाउंट ओपनिंग हो सके जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। इसके साथ साथ हमने जनवरी में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का सिस्टम भी शुरू किया है। तो रिटेल अकाउंट ओपनर्स के लिए ये जो है मार्केट में अब इन्वेस्ट करना कदरे आसान हो गया है कंपेयर टू पहले। अगर उसके बाद भी लोगों को मसाइल आते हैं, जैसा कि अक्सर हमारे पास भी कंप्लेंट्स आती, तो उसमें एक इन्वेस्टर जो है वो किसको कंप्लेंट करे? कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ आपने जहाँ पे कॉल करके, ईमेल करके अपना मसला रिजॉल्व करवाएं? ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। तो आप आज भी अपने घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठकर, अपने जो भी आप ब्रोकर की वेबसाइट पे जाकर आप अपना ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। अब कुछ ब्रोकर्स हैं, उन्होंने अपने आप को ऑटोमेट नहीं किया। वो उनका अपना एक बिजनेस डिसीजन है, बिजनेस मॉडल है कि वो चाहते हैं कि नहीं फेस टू फेस सिर्फ रखें, तो वो उनकी ऑप्शन है। मगर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे जाकर आज भी आप अपना ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं विदाउट हैविंग टू फिज़िकली गो टू देयर ऑफिसेज। और उसके अंदर जो मेजर इशू आता था बायोमेट्रिक टेस्टिंग का, जिसके लिए फ़ेस टू फेस जाना पड़ता था या ब्रोकर को मशीन लेकर आपके घर या ऑफिस में भेजना पड़ता था, उसका भी वाई मीडिया निकाल कर रेगुलेशन में उसको कवर कर लिया है कि उसको किस तरह बायोमेट्रिक को कवर करेंगे बाय यूजिंग
जो क्योंकि जब अकाउंट खोलते हैं आप तो 3 दफ़ा बायोमेट्रिक ऑलरेडी हो चुका होता है, एनआईसी के लिए, बैंक अकाउंट के लिए और मोबाइल फ़ोन के लिए। तो उसको हम लोग कनेक्ट करके वेरीफाई करा लेते हैं ताकि चौथी दफ़ा फिर से बायोमेट्रिक ना करना पड़े। तो आरडीए अकाउंट्स के अगर कोई कंप्लेंट्स हों तो उसके लिए सीडीसी ने, जो हमारी एसोसिएटेड कंपनी है, उन्होंने डेडिकेटेड हेल्पलाइन सेटअप की हुई है, क्योंकि सीडीसी मैनेज करती है बैंक्स के साथ जो पूरी इंफॉर्मेशन लेनी होती है ब्रोकरेज अकाउंट्स के लिए। उसके अलावा हमारी रेगुलेटरी जो डिपार्टमेंट है उनकी डेडिकेटेड हेल्पलाइन है। अगर आरडीए नहीं, कोई जनरल किसी इन्वेस्टर की कंप्लेंट होए वो उनको अप्रोच कर सकते हैं। मगर ज़्यादातर जो लोगों को इश्यूज आते हैं उनको डायरेक्टली अपने फर्स्ट इंस्टेंस में अपने ब्रोकर को जो है वो उनकी हेल्पलाइन पे जाके कांटेक्ट करना होता है। कि अगर उनका कोई अकाउंट का इशू आ रहा है, ऑनलाइन नहीं चल रहा, जो भी है, हम पीएसएक्स के पास नॉर्मली लोग आते हैं अगर उनकी कोई डिस्प्यूट होए या उन्हें कोई इशू होए कि ब्रोकर के साथ कोई चीज़ उनकी रिजॉल्व नहीं हो रही।